सो आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑस्मोलैरिटी। फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर होता है और वाटर किन किन जगहों पे डिवाइड होता है। तो वाटर की इंपॉर्टेंस जानने के लिए एक मिसाल समझ लें कि अगर कोई शख्स जिसका वज़न अराउंड 80 kg है, लेट से 80 kg है, तो और उसमें हम सारा उसका वो लिक्विड वाटर निकाल देते हैं, तो उसका जो टोटल वेट बचेगा 80 kg में से वो अराउंड मेनली 32 kg होगा। या अगर कोई शख्स 50 किलो का है और उसमें से हम सारा उसका H2O वाटर निकाल देते हैं, तो जो वेट बचेगा वो इट विल बी अराउंड ओनली 20 kg। यानी कि आपकी बॉडी का जो टोटल वेट है उसमें 60% जो है इट कंसिस्ट ऑफ वाटर। कितना? 60% इट कंसिस्ट ऑफ वाटर। और ये वाटर आपकी बॉडी में मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स का मतलब कि आपकी बॉडी को में दो कंपार्टमेंट मेनली डिवाइड किया गया। एक है ECF विच इज़ कॉल्ड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये वो फ्लूइड है जो सेल्स के अंदर मौजूद होता है, यानी कि सपोज दीज आर द टू सेल्स, न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनल्स। तो ये जो फ्लूइड जो इधर मौजूद है इन सेल्स के अंदर है, दिस इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और ये कितना होता है? ये होता है 60 में से 40%, यानी कि 40% जो है वो होगा आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड। बाकी बचा 20%। तो ये 20% कहाँ जाता है? तो ये 20% जाता है आपके ECF कंपार्टमेंट विच इज कॉल्ड द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। और ये वो कौन सा फ्लूइड है? इसमें दो तरह के फ्लूइड है। एक तो है इंटरस्टिशियम फ्लूइड, इंटरस्टिशियम, और दूसरा है प्लाज्मा। इंटरस्टिशियम वो फ्लूइड जो यहाँ मौजूद होता है, यानी सेल्स के आउटसाइड, सेल्स के बॉर्डर्स में और अदर कंपार्टमेंट्स में। लेकिन जो स्पेसिफिक प्लाज्मा है ये मौजूद होता है आपके ब्लड वेजल में। ये क्या मतलब? यानी कि आपके ब्लड में मौजूद होता है। ब्लड जा रहा है तो इसमें प्लाज्मा मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? प्लाज्मा, इंटरस्टिशियम आर द प्रेजेंट हेयर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो अगर हम इसको एक मिसाल के तौर पे समझें कि अगर कोई शख्स 70 किलो का है, लाइक सपोज उसका वेट है 70 kg, तो उसमें 60% वाटर है, इट मीन्स उसमें 42 लीटर वाटर होगा। और ICF कितना है? 40%। तो 42 लीटर का 40% कितना बनेगा? इट विल बी अराउंड 28 लीटर। बाकी कितना बचेगा? 42 में से 28 निकालें तो बाकी बचेगा 14 लीटर। तो 14 लीटर ECF में होगा, ये है ICF में इंटरेस्ट, और ये होगा ECF में। अब इसमें हमने कहा इंटरस्टिशियम एंड प्लाज्मा, तो इस 14 लीटर में 11 लीटर जो है वो आपके इंटरस्टिशियम में होगा। किधर होगा? इंटरस्टिशियम में होगा। जबकि कितना बचा? 3 लीटर जो है वो प्लाज्मा में होगा। यानी कि आपका ब्लड में अगर 5 लीटर ब्लड है तो उसमें 3 लीटर इट विल कंसिस्ट ऑफ लिक्विड, इट विल कंसिस्ट ऑफ वाटर। सो दिस इज़ द फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तक जो बात की वो तो होगी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें अब पता लग गया कि हमारी बॉडी 60% कंसिस्ट करती है वाटर पे, जिसमें से 40% ICF है और 20% जो है वो ECF है इन द फॉर्म ऑफ इंटरस्टिशियम एंड प्लाज्मा। तो ये तो चीज़ होगी याद करने की। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की। व्हाट इज़ ऑस्मोलैरिटी? सो अगर हम ऑस्मोलैरिटी की बात करें ना, तो ऑस्मोलैरिटी बेसिकली इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफाइन करती है उसकी ऑस्मोलैरिटी। सिंपल वर्ड में देखा जाए अगर सिंपल देखा जाए तो इसका मतलब यूँ है कि इट इज़ द नंबर ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट जितना ज़्यादा होगा उतना ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी? ऑस्मोलैरिटी। इसकी मिसाल कुछ यूँ ले लेते हैं कि अगर मैं एक कंटेनर लूँ और उसमें 1 लीटर में पानी डाल देता हूँ, और उस पानी डालने के बाद मैं 10 ग्राम उसमें नमक डाल देता हूँ। तो जब मैं 10 ग्राम नमक डालता हूँ तो इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो इसमें ऑस्मोलैरिटी आएगी। तो लेट्स से इस वक्त जब मैं 10 ग्राम नमक डाला तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बन जाती है तकरीबन 300 लेट्स मेक एन एग्जांपल, 200, 300 व्हाटएवर। अब अगर मैं चाहूँ इस सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाऊँ तो मुझे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ सोल्यूट इंक्रीज़ होगा तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी और ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो इधर हमने 10 ग्राम डाला था, अब हम और 10 ग्राम डाल देते हैं, 10 ग्राम और ऐड कर देते हैं। क्या? नमक। तो जब हम 10 ग्राम नमक और डालेंगे तो क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और इसकी ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ेगी। कितनी बढ़ जाएगी? 300 से लेट्स से इट बिकम लाइक 500, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। तो एक तो ये तरीका हो गया कि अगर किसी सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है तो उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ा दी जाए।
अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सोल्यूट की मिकदार ख़त्म हो गई, यानी मेरे पास सिर्फ 20 ग्राम ही नमक था और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ाऊँ, तो इसका क्या तरीका है? तो इसका दूसरा तरीका भी है। अगर आपके पास सोल्यूट नहीं है और आप चाहते हो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़े, जैसे यहाँ 300 से 500 और 500 से मैं आगे चाहता हूँ कि इसकी ज़्यादा बढ़े, तो इसका तरीका दूसरा ये है कि मैं सोल्यूट की बजाय, सोल्यूट बढ़ाने की बजाय मैं पानी की मिकदार कम कर देता हूँ। लाइक यहाँ मैंने हमने 1 लीटर डाला, मैं लेट से मैं कर देता हूँ 500 ml। कितना मैंने अब कर दिया? 500 ml। जब 500 ml करेंगे ना तो इसकी ऑस्मोलैरिटी तब भी बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ जाएगी? लाइक लेट से 500 से अब 800 हो गई, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के दो तरीके हो गए, एक सोल्यूट की मिकदार बढ़ा दी जाए और दूसरा आप सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम कर दें, तब भी किसी भी सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो आपको समझ आ गया ऑस्मोलैरिटी क्या है। अब एक बात है कि ऑस्मोलैरिटी जो हमारी बॉडी में भी मेंटेन की जाती है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमारी बॉडी में वाटर होता है, तो हमारी बॉडी में वाटर के साथ साथ कुछ आयंस भी होते हैं, कुछ नमकियात, कुछ सोल्यूट्स भी होते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। तो और वो जब आपके वाटर में होते हैं तो इट क्रिएट एन ऑस्मोलैरिटी। तो आपकी बॉडी में पानी कहाँ कहाँ हमने पढ़ा था जी, आपकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी ECF कंपार्टमेंट और एक ICF कंपार्टमेंट है। तो इन दोनों में जो वाटर होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है। कितनी मेंटेन होती है? लेट्स से लाइक फॉर एग्जांपल ये 286 मिली ऑस्मोस से लेकर 300 तक की रेंज के अंदर ये होती है। यानी कि अगर ये सेल है और दो सेल हैं और यहाँ बाहर इंटरस्टिशियम है और सेल्स के अंदर, तो इसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होगी इट विल बी अराउंड 286, और जो बाहर होगी वो भी 286 ही मेंटेन करेगी, ना ज़्यादा ना कम। स्लाइटली चेंज हो सकते हैं सो दैट दे कुड मेंटेन द बैलेंस, बट ड्रास्टिक चेंज हो गए तो इट विल क्रिएट सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस। क्या मतलब और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों है, उसको जानने से पहले तो एक सिंपल सी मैं मिसाल दे देता हूँ कि अगर मैं 2 कंटेनर लूँ, सपोज मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, दूसरा कंटेनर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कंटेनर ले लेता हूँ और इसकी मैं पार्टीशन कर लेता हूँ, एक स्लाइड पार्टीशन कर लेता हूँ। और अब इस वक्त क्या दोनों की ऑस्मोलैरिटी क्या है? हमने कहा जी इस 800 है, 800 इधर है और 800 इधर है। अगर मैं इस कंपार्टमेंट में 10 ग्राम NaCl डाल दूँ, लाइक मैं कहीं और से लाके, किसी से भी लाके 10 ग्राम डाल दूँ, और तो क्या होगा? अगर 10 ग्राम और आया तो क्या होगा? इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। लेट्स से ये 800 से 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। तो आपके वाटर की जो नेचर है, द टेंडेंसी है कि अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी ना तो वाटर विल ऑलवेज गो टूवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन, यानी जहां सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी वाटर ऑटोमेटिकली उधर जाएगा। यानी कि जो यहाँ 500 ml, यहाँ 250 ml था, तो ये पानी कम होके लेट से ये 250 ml से 200 हो जाएगा, और ये 250 ml से 300 ml हो जाएगा। क्योंकि ये 500 ml था, हमने फिर पार्ट किया, आधा आधा कर दिया, 250 रह गया, तो इस वजह से ये 200 रह गया और ये 300 ml हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी हमने ऑस्मोलैरिटी बढ़ाई, और वाटर का नेचर है कि इट विल ऑलवेज गोज टूवर्ड द हायर कंसंट्रेशन, जहां ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी वाटर वहीं पे मूव होगा। तो इसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ICF कंपार्टमेंट और ECF कंपार्टमेंट, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन इस तरह की जाती है कि ना इंटरस्टिशियम यानी ECF की ऑस्मोलैरिटी बढ़े, ना ICF की ऑस्मोलैरिटी बढ़े, यानी कि सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़े। क्यों? अगर इनमें से किसी की ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बैलेंस कायम नहीं रहेगा और सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक इन केस ऑफ स्वेयर स्वेटिंग, अगर ज़्यादा आपका पसीना निकलना, डिहाइड्रेशन, इट कॉज डिहाइड्रेशन, और आपके जब डिहाइड्रेशन होगी इट कैन लीड्स टू द सेल जो आपका जो है उसकी श्रिंकेज होने लगेगी, वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपकी 286 है और इसमें से मैं, जैसे हमने कहा था कि अगर किसी ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी हो तो या तो सोल्यूट बढ़ा दिया जाए या सॉल्वेंट निकाल दिया जाए, सोल्यूट डाल दिया जाए या सॉल्वेंट निकाल दिया जाए। अगर किसी ECF में 286 ऑस्मोलैरिटी है और ICF में सेल्स के अंदर भी 286 है, ठीक है, और आपका पानी निकल जाता है, लाइक एक्सेस ऑफ स्वेटिंग,
और पानी भी पी नहीं रहे आप, तो आपकी ऑस्मोलैरिटी 286 बढ़ेगी या कम होगी? सॉल्वेंट जा रहा है, वाटर जा रहा है, तो वाटर जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी क्योंकि वाटर जा रहा है। तो लेट्स से इट विल बिकम अराउंड 380 समथिंग। तो हमने क्या देखा था कि जिसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है वाटर हमेशा उधर जाता है जहां ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी एक्स्ट्रा ECF की ऑस्मोलैरिटी 380 पे हो गई और ICF की ऑस्मोलैरिटी 286 है, तो सेल का जो फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा? ECF की तरफ, इंटरस्टिशियम में। यानी कि ये आपका यहाँ पे अगर 380 है और ये 286 है, तो इसका फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा और सेल इवेंचुअली श्रिंक हो जाएगा और दैट कॉज द डैमेज ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ICF और ECF में फ्लूइड की मेंटेनेंस का पता होना चाहिए कि किस तरह मेंटेन किया जाता है। अब आगे आगे जाके हम बात करेंगे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर।